नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि अभी से सीजीएल के लिए प्रैक्टिस सेट की वीडियो चलाई जा रही है, इसके तहत ये अगली वीडियो आप लोगों के लिए आज ये 14वां वीडियो है। इससे पहले हमने 13 वीडियो आपको सीजीएल के नाम से प्रोवाइड करा दिया है। आशा करते हैं कि आप देखे ही होंगे। दोस्तों, बिल्कुल भी शक नहीं कीजिएगा, जिस प्रकार से हमने एमटीएस के अंदर, जीडी के अंदर, सीएचएसएल के अंदर, है ना, इसके अलावा बिहार एसएससी के अंदर, है ना, इसके अलावा सीआरपीएफ का एग्जाम हुआ था उसमें, एचसीएम के एग्जाम में आपको अपने प्रैक्टिस सेट से फायदा दिलाया है। एनालिसिस तो बाद की बात है, वो तो एग्जाम शुरू होने पे होती है। इससे पहले जो हमारा प्री मेहनत है ना, प्रैक्टिस सेट, इसके द्वारा आपको मैंने पहले फायदा कराया है। सेम फायदा आपको सीजीएल में भी करा के दूंगा, गारंटी है। तो आप जो है पूरा अच्छे से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। भारत का वर्तमान में सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सी है? भैया, सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा संयंत्र वर्तमान में जो है ये कुडनकुलम है। कौन है? कुडनकुलम। कहाँ पे है? तमिलनाडु राज्य के अंदर स्थित है। स्टैटिक्स फॉर्म से आपसे पूछे जाएंगे कुडनकुलम परियोजना कहाँ है, तो तमिलनाडु बताना है। स्टैटिक्स फॉर्म से आपसे पूछा जाता है कैगा बिजली घर कहाँ पे है, तो कर्नाटक के अंदर है। स्टैटिक फॉर्म से आपसे पूछा जाएंगे रामगुंडम परमाणु बिजली घर कहाँ पे है, तो ये आपका तेलंगाना के अंदर है ना। तो ये सब बात जो है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो भारत जो है वर्तमान में दुनिया के समय जो बिजली दुनिया में वर्तमान में बिजली प्रोड्यूस करने में तीसरी सबसे बड़ी क्षमता वाला देश है ना, यानी तीसरा सबसे बड़ा जो है बिजली उत्पादक देश है। तो पहला दो जरूर रहा होगा, तो पहला दो एक है यूएसए और एक है आपका चीन, ठीक है। इन दोनों के बाद भारत जो है तीसरी सबसे बड़ी कंट्री है, मतलब उत्पादक है बिजली का, ठीक है। इसके अलावा जो आपका चावल और गेहूं है, चावल और गेहूं, यहाँ से क्वेश्चन अभी हाल में एमटीएस में काफी देखे गए। चावल और गेहूं में भारत का जो है सेकेंड स्थान है। पहला स्थान कौन में है? पहला स्थान फर्स्ट नंबर पे तो चाइना है ना। और मोटे अनाज में अब भारत हो गया है पहला स्थान पे, ठीक है। भारत हो गया है पहला स्थान पे मोटे अनाज में। पहले अमेरिका का यह स्थान था, ठीक है। मैंने पीडीएफ में करेक्शन करवा दिया था। इसके अलावा भारत में जो है अधिकांश बिजली का जो फॉर्म है किस प्रकार के होते हैं? भाई, तापीय होते हैं कि पन बिजली होते हैं कि पवन वाली होती है ना। तो आपको बताना है कि भारत में अधिकांश बिजली की जो है थर्मल एनर्जी का उत्पादन होता है, यानी तापीय पावर का उत्पादन होता है। तापीय पावर में जो है अधिकांश जो है हमारे इंडिया में कोयला जनित होता है, कोयला से चलता है, ठीक है। ये कितने प्रतिशत है तापीय बिजली? तो पहले तो 71% था, लेकिन यह घट रहा है, हम दूसरे तरफ भी रुख कर रहे हैं, है ना। तो ये घट के जो है अब 65 से 70% के बीच में जो भी आपका ऑप्शन रहेगा आपको आंसर लगा के आना है। वर्तमान में ये 66, 67, 68% तक जो है एक्यूरेट है ना। तो ये बढ़ता घटता मतलब बढ़ेगा तो नहीं, घटेगा ही जहां तक। तो 65 से 70% के बीच में जो आंसर रहेगा उसको लगा के आइएगा, ठीक है। इसके अलावा भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ खोला गया था? तो ये महाराष्ट्र जो एक जगह है तारापुर, यहाँ पे आपका जो है खोला गया था 1969 में। 1969 में लीजिए एक और चीज जुड़ गया है ना। 1969 में कितना चीज बताया भाई? एक इसरो बताया हूँ कि 1969 में स्थापना होती है, मुख्यालय बेंगलुरु में है। 1969 में मानव चंद्रमा पे चला जाता है। 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हो जाती है। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाती है इंडिया में पहली बार। और दूसरी बार कब होती है? 1980 में होती है, ठीक है। तो जब पहली बार होती है तो 14 बैंकों का इंदिरा गांधी के समय, दूसरी बार होती है 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो ये सभी के सभी चीज 1969 में हुआ था, है ना, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भारत का पहला जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र कहाँ खोला गया था? तो दार्जिलिंग में, ठीक है। इसके अलावा चाय के लिए फेमस है भाई। भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रेन कहाँ चलाया गया था? तो 1925 में विक्टोरिया टर्मिनल, जिसे आजकल शिवाजी महाराज टर्मिनल कहा जाता है, मुंबई के जो है स्टेशन है, जो हब है ना, मुंबई सीएसटी कहते हैं, शॉर्ट सीएसएमटी है ना, शिवाजी महाराज टर्मिनल है ना, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। तो इनको पहले विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से जाना जाता था। तो यहीं से जो है पहला इलेक्ट्रिक ट्रेन चला था 1925 में, ठीक है, 1925 में। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो आपका पहला ट्रेन चलाया गया था इंडिया के अंदर, ये 1853 में, ये भी जो है आपका मुंबई से ठाणा चला था। तो मुंबई कहने का मतलब जो है ये भी महाराष्ट्र में भी, ठाणा भी महाराष्ट्र में एक जगह का नाम है, ठीक है। तो 34 किलोमीटर की दूरी तय किया था। ये भी क्वेश्चन सीजीएल के मेंस में इसी बार पूछा गया है ना। तो किसी भी क्वेश्चन को हल्के में लेना चाहिए, हल्का क्वेश्चन भी एग्जाम में जो है नंबर दिला सकता है। इसके अलावा रेलवे जो है डलहौजी के समय चलाया गया था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, बिजली की बात आ रही तो भारत में बिजली से संबंधित जो योजना चलाया जा रहा है केंद्र सरकार का, ये सौभाग्य योजना है, ठीक है। सौभाग्य योजना जो है ये बिजली आपूर्ति से संबंधित है। तो ये बात भी किसी कोने में ध्यान रखेंगे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है, ध्यान रहे, है ना। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई वर्तमान में पन बिजली का उत्पादन कितना होता है इंडिया
के अंदर, है ना। पनबिजली, पनबिजली समझ रहे हैं ना, पानी से उत्पादन, तो आपको बताना है कि 7 से 8%, ठीक है। 7 से 8% में जो ऑप्शन रहेगा इतनी ही पनबिजली की उत्पादन होती है वर्तमान में इंडिया के अंदर। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2023 में किस देश का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है? भैया ये अभी 2 महीने होंगे, 2-3 महीने हो गए, तो ये क्वेश्चन सीरियल में आने की पूरी पूरी चांस है ना। और मोदी जी की बात है तब तो आनी ही है भाई, है ना। तो ये 2023 में जो है मिस्र का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से इन्हें सम्मानित किया गया है। देखिए कितना अच्छा है ना। अभी अभी मिस्र के राष्ट्रपति हमारे घर में आए थे, मतलब जो गणतंत्र दिवस के अवसर पे चीफ गेस्ट के रूप में आए थे, तो हम भी गए, तो हमको भी सम्मान दिया, हम भी सम्मान दिए। एक हाथ दो दूसरे हाथ लो, अच्छी बात है भाई, है ना। तो ये जो है मोदी साहब को 13वां जो है किसी देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है भाई, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। ये मिस्र के जो है अभी कौन सा सम्मान था, ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है ना। गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे चीफ गेस्ट के रूप में? तो यही मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी, अब्दुल फतेह इस प्रकार से लिखते हैं इनको, फतेह अल है ना, अल सीसी, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं याद रखने के लिए, है ना। लेकिन इन लोगों का जो स्पेलिंग है काफी खतरनाक होता है भाई, अपने पहुंच से ज्यादा दूर होता है, ठीक है। ये अपने मन से लिखते हैं, है ना, लेकिन हम लोग जैसे समझ रहे हैं ऐसा अपना लिख लिए, है ना। इसके अलावा मिस्र के राष्ट्रपति आए थे गणतंत्र दिवस के अवसर पर, समझ गए। अभी अभी मोदी साहब को मिस्र की जो है अवार्ड मिला है ऑर्डर ऑफ द नाइल, है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस सम्मान के साथ जो है 13वां सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ, ये बात भी ध्यान रखना है। सल्तनत काल में बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने अपनाया था? भाई सल्तनत काल में जो है बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाया था। आज मैं आपको 5 से 6 टॉपिक में जो है आपको इतना जरूर कर दूंगा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जनगणना, दिल्ली सल्तनत, ब्रह्मांड, है ना। इसके अलावा भारत की जो तटीय सीमा रेखा वाला देश है वो, इसके अलावा और भी इसके अंदर मैं सजा के रखा हूं प्रश्नों को। डोंट वरी, आराम से थोड़ा देखिए, वीडियो थोड़ी लेंदी भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आप आराम से देखिए, है ना। सल्तनत काल में बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने अपनाया था? तो ये आपका अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाया था। भाई अलाउद्दीन खिलजी को जो है सिकंदर ए सानी कहा जाता है, कहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा है। चलिए इसको क्या कहा जाता है? सिकंदर ए सानी कहा जाता है, सिकंदर ए सानी, यानी खुद को सेकंड सिकंदर मानता था। ये कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है ये अस्थाई सेना भी रखे थे सल्तनत काल में, ठीक है। अस्थाई सेना रखने के लिए भी जाने जाते हैं, तो ये बात भी ध्यान रखना है। अलाउद्दीन खिलजी जो है ये 1000 खंभा महल का निर्माण भी करवाया था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, 1000 खंभा महल। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी जो है ये सीरी का किला भी बनवाया था, सीरी का किला, ठीक है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। तो ये सभी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत के शासक कब बने? तो भैया खिलजी वंश के जो है ये सेकंड शासक थे गयासुद्दीन तुगलक, माफ कीजिएगा, जलालुद्दीन खिलजी के बाद, है ना। तो ये कब बैठे थे? 1296 में बैठे थे और 1316 तक इसका ईस्वी रहा था। आजकल टीसीएस का एक नया रूप देखने को मिल रहा है कि सीधे ईस्वी पूछता है कि फला शासक का शासन अवधि कब से कब तक, है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन और एक और पूछा गया, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन और आपका मोहम्मद बिन तुगलक, ये 4 शासकों के जो है अवधि पूछे गए हैं पिछले 8 महीनों में। मेरी नजर अच्छे से है टीसीएस पे, ठीक है। तो आपको इन चारों को जरूर ध्यान रखना है ना। तो ये आपका खिलजी वंश जो अलाउद्दीन खिलजी हुआ, ये 1296 से 1316 तक गद्दी पे बैठे। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात आएगी तो 1206 से 1210 तक, यानी मृत्यु तक इनका भी डाइन हार्नेस हुआ था, पद पे रहते हुए मर गए थे। जो भी आदमी अपना ऑफिस मतलब ऑफिस काल में ही मर जाए वो समझ जाइए उसको हम एक मतलब डिनोट करते हैं ईडियम के रूप में, उसे हम डाई इन हार्नेस कहते हैं, ठीक है। ये भी अलग से आप एक रख लीजिएगा, अंग्रेजी में काम आएगी। अलाउद्दीन खिलजी ने हुलिया लिखने और घोड़ा को दागने की प्रथा शुरू की थी, हुलिया, है ना। ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अस्थाई सेना रखने का प्रमाण सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी से प्राप्त होता है। जैसे कि मैंने अभी बताया, अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण विजय अभियान के लिए मलिक काफूर को भेजा था। मलिक काफूर जो है अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम था, है ना। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा, सीरी का किला, 1000 खंबा महल, ये सभी जरूर ध्यान रखेंगे जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अब आते हैं सल्तनत काल पे। जैसा कि मैंने कहा है कि इतना जरूर करा दूंगा कि क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो सल्तनत काल पे 5 वंशों ने शासन किया। इसकी अवधि रही 1206 से 1526 तक, ठीक है। 1526 में क्या होती है? पानीपत की प्रथम लड़ाई होती है और बाबर जीत जाती है। बाबर के जीतने के बाद ही यहाँ पे जो है सल्तनत की समाप्ति और मुगल वंश की स्थापना। फिर आगे मुगल वंश चलती है जो 1857 तक चलती है, जब तक कि हमारा सिपाही विद्रोह में हार नहीं होता है। और जो अंतिम मुगल बादशाह होता है बहादुर शाह जफर द्वितीय, उसे पकड़ के अंग्रेज रंगून ले जाते हैं बर्मा, जहां पर इसकी मृत्यु हो जाती है। ये तो बात की बात हो गई, मुगल वंश की बात हो गई। हम यहाँ पे सल्तनत काल में आए तो अलाउद्दीन खिलजी को रीड किया। अब हम इल्तुतमिश के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे क्योंकि यहाँ से काफी क्वेश्चन आते हैं। इल्तुतमिश को
सबसे पहले वास्तविक संस्थापक माना जाता है दिल्ली सल्तनत का कहिए या फिर गुलाम वंश का कहिए, क्योंकि पहला वंश तो गुलाम वंश ही था, तो पहला दिल्ली सल्तनत का तो यहीं से नींव हुआ है ना। नींव कौन रखा भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक वो बोलेगा गुलाम वंश का तो कौन? इल्तुतमिश, है ना। इसके अलावा इल्तुतमिश की बेटी का नाम क्या था? रजिया। ये वही रजिया सुल्ताना है जिन्होंने सल्तनत पे प्रथम महिला शासिका के रूप में काम किया, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इल्तुतमिश जो है 2 सिक्के चलाए, एक टका चलाए और एक आपका जीतल चलाए। टका चलाए जो अर्जेंटम का बना था, चांदी का बना था, और जीतल आपका कॉपर का बना था, है ना। इल्तुतमिश जो है तुर्कान ए चिहलगानी, तुर्कान ए चिहलगानी, ये 40 जो है 40 चिहलगानी का मतलब यहाँ पे चिहलगानी दल का जो है गठन किया था, ठीक है। ये गुलाम वंश के थे, है ना। इस गुलाम वंश को ज्यादा ममलूक वंश भी कहते हैं। एनटीपीसी मेंस में ये क्वेश्चन आया और अच्छा अच्छा बच्चा छोड़ के आया, है ना। गुलाम वंश को ममलूक वंश भी कहते हैं, ध्यान रहेंगे, ठीक है। गुलाम वंश में एक शासक और हुए बलबन। बलबन से आपको क्या याद रखना है? नवरोज त्योहार याद रखना है, जो आपका पारसी धर्म का त्योहार है ना। इन्होंने शुरू करने का श्रेय बलबन को दिया जाता है ना। बलबन जो है सिजदा और पैबोस, सिजदा और पैबोस, है ना, सिजदा और पैबोस का जो है प्रथा चलाया था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सल्तनत से बस इतना ही काफी है। सल्तनत से जो है कुतुब मीनार को थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं तो रख लीजिएगा। कुतुब मीनार जो है ये नींव रखा था ऐबक ने, बनाने का पूरा काम किया था इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश, है ना। और इसके ऊपर का फ्लोर बनाया था फिरोज तुगलक ने, है ना। तो इनमें भी 3 कुल्लू है, ध्यान रहेंगे, ठीक है। तो ये दिल्ली सल्तनत में जो है गुलाम वंश खत्म हो गया। खिलजी वंश के संस्थापक याद रखने, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मैंने सब कुछ बता ही दिया। फिर तुगलक वंश के संस्थापक याद रखना है आपको, गयासुद्दीन तुगलक। कौन है? गयासुद्दीन तुगलक, है ना, संस्थापक। यही गयासुद्दीन तुगलक है, सबसे पहले सिंचाई व्यवस्था पे काम किया इंडिया के लिए, तो इसीलिए जाना जाता है। और इसी वंश में आपका एक हुआ फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक जो है ये सबसे ज्यादा सिंचाई पे ध्यान दिया, सबसे अधिक नहरों का निर्माण करवाया, है ना, फिरोज तुगलक। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। दिल्ली सल्तनत पे सर्वाधिक दिन तक जो शासन करने की रिकॉर्ड है ये आपका तुगलक वंश का है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा सैयद वंश से कुछ भी याद नहीं रखना है आपको, खाली जो है संस्थापक याद रखना है। तो आपको सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां है, काफी हुआ। इसके अलावा बाद में लोधी वंश है, लोधी वंश से आपको इब्राहिम लोधी को पानीपत के युद्ध के रिगार्ड में याद रखना है ना। इसके अलावा और भी आपको कुछ नहीं याद रखना है। अच्छा, तुगलक वंश से एक शासक छूट रहा है जो काफी इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक से काफी क्वेश्चन आता है। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में एक यात्री आया था, है ना, इनका नाम था इब्न बतूता। कहाँ क्या? इब्न बतूता। कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था, मोरक्को से आया था। कौन सा किताब लिखा था इब्न बतूता? रेहला नामक किताब लिखा था। मोहम्मद बिन तुगलक, है ना, इसे जो है सन की शासक भी कहा गया है। और मोहम्मद बिन तुगलक सल्तनत में सबसे अधिक पढ़े लिखे शासक थे, ठीक है। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि पे जो है एक बल देने हेतु एक कृषि विभाग की स्थापना करवाई, जिसे दीवान कोही कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब बात ध्यान रखेगा। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक का जो है निक नेम भी है जूना खान। क्या है? जूना खान, है ना। तो ये सब ध्यान रखेंगे। सल्तनत खत्म, है ना। इसके अलावा हमारे सौर मंडल में किस ग्रह का अपना अक्ष झुकाव सबसे ज्यादा है ना। देखिए क्वेश्चन काफी क्यूट है ना। हमारे सौर मंडल में किस ग्रह का अपने अक्ष पर झुकाव सबसे ज्यादा है? भैया आजकल जो है मैसेज नहीं देख पा रहे हैं आप लोगों का, है ना, तो भैया बुरा मत मानिएगा क्योंकि टाइम की बड़ी अभाव है हमारे पास, है ना। तो ये यूरेनस जो है इनकी झुकाव सौर मंडल में अपने अक्ष पे, अपने एक्सिस पे सबसे ज्यादा है। कितना झुका है भाई? 98 डिग्री झुका है, यानी आधे से भी ज्यादा झुका हुआ है, ठीक है। इसके अलावा इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है, यूरेनस यानी अरुण को कहा जाता है, ठीक है। सौर मंडल की सबसे बड़ी ग्रह कौन सी है? जुपिटर, जो 3 डिग्री झुकी हुई है ना। इसके अलावा पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। सबसे तेज सूर्य का चक्कर कौन लगाता है? बुध, 88 दिनों में। और अपने एक्सिस पे सबसे फास्ट चक्कर कौन लगाता है? जुपिटर। कौन लगाता है? जुपिटर यानी बृहस्पति अपने एक्सिस पे। लेकिन अपने पिता का चक्र सबसे पहले कौन लगाता है? तो बुध लगाता है। कितने दिनों में? 88 दिनों में। कौन दुगो ग्रह है जगरा पास उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र। इसके पास लड्डू उपग्रह है, जीरो उपग्रह है, कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह के भी जो है विपरीत चक्रण करते हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है।
विपरीत चक्रण करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा शुक्र ग्रह सबसे चमकीली ग्रह है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, जिसे मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, पृथ्वी की बहन, है ना, सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है। ग्रह के बारे में जरूर ध्यान रखें, टीसीएस हाल फिलहाल में ग्रह से जो है काफी क्वेश्चन पूछ रहे हैं भाई, है ना। तो भैया मरकरी सबसे छोटकू ग्रह, बिना उपग्रह वाला ग्रह, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह, सूर्य के सबसे तेज परिक्रमा 88 दिन में, चुंबकीय क्षेत्र का होना, चुंबकीय क्षेत्र भी पाए जाते हैं यहाँ पे, है ना, चुंबकीय क्षेत्र का होना, ये सभी के सभी जो है बुध ग्रह की विशेषता है, ठीक है। इसके अलावा वीनस, वीनस पृथ्वी की बहन है, सबसे गर्म ग्रह है ना। इसके अलावा मॉर्निंग स्टार है, इवनिंग स्टार है ना, ये सभी जो है आपके, साथ ही साथ पीला ग्रह है ना, शुक्र को हम पीला ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सभी शुक्र के बारे में है। अर्थ को भाई हम नीला ग्रह कहते हैं, है ना, अर्थ को हम नीला ग्रह कहते हैं। एकमात्र ग्रह जहां पे जनजीवन पूर्णतः जो है विकसित है ना, यहाँ पे 71% भाग में जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। इसका एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा पे शांति की सागर स्थित है, शांति की सागर, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटीज, है ना, ये बात भी ध्यान रखेंगे। चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहते हैं, सेलेनोलॉजी, है ना, तो ये सभी बात जो है ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगला आ जाता है मंगल। मंगल के दो गो उपग्रह है, एगो है आपका डिमोस, डिमोस, एगो है आपका डिमोस, एगो है आपका फेबोस, यही दो उपग्रह है मंगल का। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, क्या कहा जाता है, लाल ग्रह कहा जाता है। अब जो हम 4 ग्रह की अब तक बात करें, इसे हम आंतरिक ग्रह कहते हैं, क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह कहते हैं, आंतरिक ग्रह, इनर सैटेलाइट कहते हैं, है ना, सैटेलाइट उपग्रह, है ना, ठीक है, प्लेनेट का ये यहाँ पे उपग्रह हो जाएगा, नहीं तो, है ना। इसके अलावा जो आपका यहाँ पे अगला हमारा 5 नंबर पे है जुपिटर। जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे अधिक उपग्रह भी अभी शनि के पास फिर से चला गया है, तो ये विवादास्पद है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी हाल फिलहाल नहीं पूछ रहा है, गारंटी, ठीक है। लेकिन अभी भी अगर आपसे पूछ ले, मान लीजिए इत्तेफाक, तो आप जुपिटर ही मारना, क्योंकि भाई आज ही पेपर में छपा और आज ही पूछ दिया तो ये मान्य नहीं होता है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं सेटर बैठा नहीं रहता है, ठीक है। तो जुपिटर को जो है अभी सबसे ज्यादा उपग्रह का दर्जा दिया गया था, काफी प्राचीन समय से यही था, तो बीच में शनि के पास चला गया, फिर शनि से जुपिटर के पास चला गया, और फिर जो है जुपिटर से शनि के पास चला गया कि सबसे ज्यादा जो है उपग्रह है, ठीक है। और ये जो दिख रहा है छल्ला वाला ग्रह, ये आपका शनि ग्रह है। अच्छा, जुपिटर का जो उपग्रह है ज्ञानामीड, ये सौर मंडल के सबसे बड़े उपग्रह हैं, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये शनि के चारों साइड छल्ला है, ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा ये है यूरेनस, अरुण, ये सबसे अधिक झुका हुआ है अपने अक्ष पर, कितना अभी बताया था, 98 डिग्री, इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। और ये है वरुण, सबसे दूर वाला ग्रह है। ये चारों ग्रह जो दूर के हैं, 4 पहले हो गया तो आंतरिक था, और ये चारों जो है जोबियन ग्रह है, ठीक है, जोबियन ग्रह है, या फिर इसे बाहरी ग्रह या फिर इसे बाह्य ग्रह कहा जाता है, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे, मंगल। अच्छा, ये चीज जो मैंने बताया ना, यही चीज यहाँ पे मैंने एक बार और रखा है एक्स्ट्रा फैक्ट के अंदर, ये दूसरा सीट है। मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है, 687 दिनों में। देखिए 4 नंबर पे है मंगल, तो 687 दिनों में करता है। मैंने आपको बताया था अंदाजा लगाने के लिए कि जो जितना दूर रहेगा उतना लेट से परिक्रमा करेगा, है ना। तो सबसे तेज मतलब सूर्य का परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय किसे लगता होगा, वरुण को, सबसे कम बुध को। बुध को कितना लगता है, 88 दिन। तो ये पकड़ने के लिए भी आपको काम आएगा। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी को नीला, शुक्र को पीला, सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन शुक्र, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र, सबसे छोटा ग्रह बुध, है ना, सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर। ये मैं फिगर से जो समझा चुका, यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, तो फिगर से ज्यादा समझ में आएगा, और एक बार जब पढ़ लेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। जुपिटर सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा जो अधिक उपग्रह वाला ग्रह है शनि है, लेकिन ये फिलहाल विवादास्पद है, जैसे कि मैंने अभी बताया है ना। अभी अभी इसको मिला है चार्ज, लेकिन एग्जाम के लिहाज से ठीक नहीं है और पूछेंगे भी नहीं। शनि ग्रह के चारों ओर बलई पाया जाता है, रिंग पाया जाता है। बिना उपग्रह वाला ग्रह बुध और शुक्र है, ठीक है। इसके अलावा अगला हमारा एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। देखिए हाल फिलहाल के एग्जाम में, कल जैसे आईसीआर के एग्जाम हुआ, तो वहां पे 2 शिफ्ट में एल्केन का सूत्र पूछा गया, है ना। तो भैया ट्रेंड जो चल रही है ना, तो आपको भी ध्यान रखना है। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, और एक होता है एल्कीन, इसका क्या होता है, तो कुछ नहीं होता है, CnH2n होता है,
ठीक है। और एक होता है एल्काइन। एल्काइन आप कितना बार में लिखेंगे, तो एल्काइन हम लिखते हैं 5 बार में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। मैं आपको समझाने और कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने ये अपने से जो है थोड़ा सा उजागर किया है कि भाई एल्केन रहेगा तो +2 वाला रहेगा, CnH2n +2। एल्कीन रहेगा, एल्कीन इस प्रकार से लिखा जाता है, अल्कीन, है ना। तो भाई CnH2n, इसमें नो माइनस नो प्लस कोई चीज नहीं रहता है, सीधे CnH2n रहता है, ठीक है। और सबसे बड़ा है ये, देखिए अल्काइन जो है ये 5 वर्ड में आप लिखेंगे, भले हाफ करेंगे एक वर्ड को फिर भी 5 बार में लिखाएगा, अ ल का इ न, अल्काइन, है ना। तो जो सबसे बड़ा है ना वो माइनस वाला है, ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। इसमें आप फिट करेंगे n का वैल्यू, नाम बदलता जाएगा, n का वैल्यू 1 रखेंगे CH4 हो जाएगा। CH4 क्या होता है, मीथेन होता है। मीथेन को क्या कहते हैं, मार्स गैस कहते हैं, क्योंकि ये दलदल में पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा C2n का वैल्यू 2 कर लेंगे तो इथेन हो जाएगा, फिर प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, नोनेन, डिकेन, इस प्रकार से ये चलता रहेगा, n का वैल्यू बदलता रहेगा, ठीक है। इसके अलावा राज्य के राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता, महाधिवक्ता जो होते हैं राज्य के अंदर एडवोकेट जनरल, उसकी नियुक्ति करते हैं 165 के थ्रू। और केंद्र के अंदर राष्ट्रपति भी इसी प्रकार के जो पोस्ट है आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में महान्यायवादी कहते हैं, इसकी नियुक्ति कितने आर्टिकल से करते हैं, तो 76 से, ठीक है। दोनों का सेम कार्य है, दोनों विधि के अधिकारी है, एक अपने राज्य स्तर का और दूसरा पूरे इंडियन स्तर का, केंद्र स्तर का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, है ना। इसके अलावा राज्यपाल का पद जो है अनुच्छेद 153 में है, राष्ट्रपति से रिलेट करना है, इसे मैंने सिखाया है। राज्यपाल को राष्ट्रपति से, सीएम को पीएम से, महान्यायवादी को एडवोकेट जनरल से, है ना। इन सब को रिलेट कीजिए, आपको ज्यादा समझ में आएगा और बढ़िया नॉलेज साफ होगी, है ना। तो राज्यपाल का पद 153, तो राष्ट्रपति का कितना में पद है, 52 में। राज्यपाल की क्षमादान 161, तो राष्ट्रपति का क्षमादान 72 में है ना। राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है 1, 2, 3 है, तो राज्यपाल का अध्यादेश कितना में आ जाएगा, 2 को पहले लिख लीजिए, 213। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा राज्यों में जो कार्यपालिका का प्रधान होता है ये राज्यपाल होता है, केंद्र में कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। राज्यों में अगर वास्तविक प्रधान कह देगा तो कौन हो जाएगा, सीएम हो जाएगा। केंद्र में अगर वास्तविक प्रधान कह देगा तो पीएम हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, तथा वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं। मतलब जब तक राज्यपाल अपने पद पर रहेगा, जब तक राष्ट्रपति का विश्वास प्राप्त है, मतलब रहो भाई रहो, कोई दिक्कत नहीं, तो रहेगा, ठीक है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में आने वाली स्थानीय तूफान को क्या कहा जाता है, तो इसे हम काल बैसाखी कहते हैं। ये काल बैसाखी का असर पश्चिम बंगाल के अलावा झारखंड, उड़ीसा, त्रिपुरा, असम में भी इसका प्रभाव देखा जाता है ना। इसके अलावा दक्षिण चीन सागर में उठने वाली बवंडर को टाइफून कहते हैं। देखिए कल मैंने एक सवाल आप लोगों से पूछा था कि भाई दुनिया में सबसे बड़ी सागर कौन सी है, दुनिया में सबसे बड़ी सागर कौन सी है, और मैंने ये क्लियर भी कर दिया था कि मैं आपसे महासागर नहीं पूछ रहा हूं कि आप प्रशांत बता देना है, ठीक है। मैं आपसे महासागर नहीं पूछ रहा हूं कि आपको प्रशांत बताना है, ठीक है। तो आपको मैंने सागर पूछा था, है ना। तो दुनिया में जो सबसे बड़ी सागर है ये है आपका दक्षिणी चीन सागर, है ना। कौन है, चीन सागर जो है ये दुनिया में सबसे बड़ी सागर है जल के उपस्थिति के आधार पर, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे कैस्पियन सागर जवाब दिए हैं, तो मैंने कहना है कि भाई कैस्पियन सागर एक झील है ना, जो आपका इस क्वेश्चन के लिए सूट नहीं बैठता है ना। मतलब आपको जो बड़ा किस हिसाब से कहोगे, सागर के हिसाब से कि भाई बड़ा जो है जल की उपस्थिति के लिहाज से ही कहोगे, तो आपको दक्षिणी चीन सागर मारना पड़ेगा, ठीक है। तो जिन्होंने भी दक्षिणी चीन सागर उत्तर किया है उन सभी का जो है राइट है। बहुत सारे बच्चे आज आंसर किए, बहुत अच्छा लगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग एक्टिव रहिए, मजा आता है ना भैया। तो वही दक्षिणी चीन सागर में जो बवंडर उठता है इसे हम टाइफून कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा आम्र वर्षा कहाँ होता है, कर्नाटक और केरल में मैंगो सावर होती है, प्रे मानसून वर्षा है, ये आपके आए दिन एग्जाम में छप जाते हैं बिना बताए। इसके अलावा उत्तर पूर्व भारत में गर्मियों के दिन कौन सी चीज चलती है, भाई लू चलती है। तभी हम जो है कैरी समझते हो ना, कच्चा आम का जूस बना के पीते हैं ताकि हमको जो है लू से बचाया जा सके, ठीक है। देखेंगे आप जो है पटना में तो बहुत बिकता रहता है, मटका के ऊपर पुदीना उदीना बांध देता है और बोलता है कच्चा आम कैरी की शरबत 20 रुपए गिलास, है ना। मैंने भी पिया है उस समय, 10 रुपए, पता नहीं आप कितने में दे रहे होंगे। इसके अलावा लू की दिशा पश्चिम से पूर्व की तरफ यानी पछुआ पवन है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। पछुआ पवन, व्यापारिक पवन, ये सब तो समझिए ना। गरजता चालीसा है ना, गरजता चालीसा है ना, और एक गरजता 60 भी है, प्रचंड 50 भी है, ये सब हवा का फॉर्म है ना। इसके अलावा भारत की सबसे छोटा सीमा
किस देश के साथ लगती है ना। भारत की सबसे छोटा सीमा हूबहू जो है ये आपका एग्जाम में कल आईसीआर में पूछा गया था, किलोमीटर पूछा गया था। ठीक है, मैंने आपको ये पहले ही बता रखा है, ये सीट जो बच्चे मेरे से जुड़ा है ये सीट उनके लिए पुराना है ना भैया। भारत की सबसे छोटा सीमा जो है ये आपका अफगानिस्तान है ना। कितना है? 106 किलोमीटर जी। कहाँ लगता है? और ये जो ऊपर का हमारा टोपी है ना, यहाँ पीओके और जम्मू कश्मीर लद्दाख वाली एरिया, तो यहीं पर ही छोटी की सी सीमा लगती है 106 किलोमीटर का। ठीक है, कहीं कहीं 108 किलोमीटर लिखता है भाई, तो डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या है, 106 की 108। 106 108 के बीच में आपको ध्यान रखना है ना। भारत की सीमाएं 7 देशों के साथ लगती है। ये स्थलीय की बात कर रहा हूं मैं, ये स्थलीय की बात कर रहा हूं। अगर आप जलीय भी मिला दीजिएगा तो मालदीव और श्रीलंका को भी मिलाना पड़ेगा, है ना। तो ये भी पड़ोसी देश है हमारा, तो 9 हो जाएंगे। लेकिन खाली अगर लैंड वाली बात करेंगे तो 7 हो जाएंगे। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश की, कितनी? 4096.7 किलोमीटर, है ना। सभी तटीय राज्यों में सर्वाधिक लंबा सीमा गुजरात की, और दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश की तटीय राज्यों में। इसके अलावा तटीय राज्य कितने हैं कोई बताएगा? तो 9 है, मैंने कल ही बताया था। भारत के जो है 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। आइए कर्क रेखा को पहले गुजार ले, यहां से भी क्वेश्चन आ जाती है। कर्क रेखा, आई होप आपको दिख रहा होगा ये नक्शा। कर्क रेखा कुछ नहीं करना है, एकदम सीधे सीधे लाइन यहां से खींचिए। कर्क रेखा के लिए यहां से सीधे सीधे आपको लाइन जो है खींचना है, सीधे सीधे इस प्रकार से जो है आपका लाइन खींच देना है। देखिएगा आपका जो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, है ना, इस प्रकार से जो है आपका चला गया होगा सीधे सीधे। मिजोरम, त्रिपुरा, इस प्रकार से जो है आपका कर्क रेखा निकलता है जी। ठीक है, देखिए यहाँ झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये हो गया। फिर इधर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के डूंगरपुर और ये गुजरात। इस प्रकार से जो आपका कर्क रेखा गुजर जाता है 8 राज्यों से। अच्छा, कर्क रेखा किसे कहते हैं भाई? एक एग्जाम में अगर मान ले पूछ दे तो क्या करेंगे आप? तो 23.5 डिग्री नॉर्थ को कहते हैं कर्क रेखा, है ना, और 23.5 डिग्री साउथ को कहते हैं मकर रेखा। ठीक है, 0 डिग्री को कहते हैं प्राइम मेरिडियन रेखा यानी मुख्य मध्यायन रेखा, है ना, और 180 डिग्री को कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, है ना, तिथि रेखा, है ना। तो ये सभी बात जरूर ध्यान रखेंगे, है ना। 1 डिग्री के अंतर होने पे कितने मिनट का समय में गैप हो जाता है? तो 4 मिनट का, है ना। इसीलिए आपसे आपका घड़ी है ना, मोबाइल भी है ना, तो उसमें भी दिखाया जाता है IST GMT देखते हैं ना आप, है ना। तो आपका जो टाइम है वो आपका GMT से कितना घंटा आगे चलता है? तो 5.5 घंटा। ये 5.5 घंटा आगे क्यों चलता है? क्योंकि आपको मालूम है कि भारत जो है ये 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर में है, पूर्वी देशांतर में है। 82.5 को मैंने कहा कि भाई एक डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतर, तो 82.5 को अगर 4 से आप गुना करेंगे तो 330 मिनट होगा। ये 330 मिनट को अगर घंटा में आप बदलेंगे ना तो 5.5 घंटा होगा। इसीलिए हम ब्रिटेन यानी ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटा आगे हमारा समय चलता है। अगर यही चीज पश्चिमी देशांतर में होता, मान लीजिए 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर में होता, तो कैलकुलेशन में रिजल्ट तो सेम आता 5.5 घंटा, लेकिन 5.5 घंटा पीछे चलता वहां के समय से हमारा समय। समझ रहे हैं? तो ये भी समझ के चलना है भाई, है ना। इसके अलावा जो अगला है हमारा, यहाँ क्या बताना है? कर्क रेखा तो गुजर गई, है ना, और श्रीलंका, और ये बता ही दिया। श्रीलंका की जो सीमा रेखा है वो भी ध्यान रखेंगे, और अगल बगल में जो भाषा बोली जाती है ये भी ध्यान रखेंगे। हाल फिलहाल के एग्जाम में TCS ने टपकाया है। जैसे भूटान में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो भूटान में भाषा बोली जाती है आपका जोंगखा। क्या बोली जाती है? जोंगखा, जोंगखा, ध्यान रखेंगे। बांग्लादेश तो इस नाम से स्पष्ट है, मालदीव में दिवेही, मालदीव में दिवेही, बर्मा में बर्मी, श्रीलंका में सिंहली, ये सब जो है भाषा बोली जाती है पड़ोसी देशों में, तो जरूर ध्यान रखेंगे। नेपाल में नेपाली नाम से स्पष्ट है, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। पद्मा सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया? पद्मा सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण से 2003 में सम्मानित किया गया है। पद्मा सुब्रमण्यम किस नृत्य के प्रमुख नृत्यांगना होंगे? तो शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम के प्रमुख नृत्यांगना होंगे। इन्हें पद्मश्री से 1989 में सम्मानित किया गया था। भरतनाट्यम के अन्य कलाकार यामिनी कृष्णमूर्ति, टी बाला सरस्वती, रुक्मिणी देवी अरुंडेल, सोनल मानसिंह, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, आप लोगों के लिए एक प्रश्न है मेरी तरफ से। ये सोनल मानसिंह जो है ये भरतनाट्यम वाले स्लैब में मैंने इन्हें लिख रखा है कि भाई ये भरतनाट्यम के जो है कलाकार है। आप लोग मुझे बताएंगे कि ये भरतनाट्यम के अलावा और कौन से क्लासिक डांस से संबंधित है। मैं आपको ऑप्शन देता हूं, ओडिसी, है ना, सतरिया, मणिपुरी, और आपका एक दे देता हूं मोहिनीअट्टम। ठीक है, इन चारों में से मुझे बताइएगा कि सोनल मानसिंह भरतनाट्यम के अलावा कौन से नृत्य कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा भरतनाट्यम
भरतनाट्यम जो नृत्य है ये कहाँ से प्रेरित है? तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से प्रेरित है। ये किताब का नाम है भाई, है ना, किताब का नाम है नाट्य शास्त्र। कौन लिखे हैं? भरत मुनि। तो यहीं से प्रेरित मानी जाती है तथा सबसे ओल्ड जो है क्लासिकल डांस मानी जाती है भरतनाट्यम को, जो भारतीय राज्य तमिलनाडु में जो है बहुतायत देखने को मिलता है। इस नृत्य को जो है अग्नि नृत्य भी कहा जाता है भरतनाट्यम को। और ये जो है नटराज की प्रतिमा लेके भगवान शंकर को समर्पित है ऐसा माना जाता है। साथ ही साथ नटराज आया ना, तो नर्तकी नटराज का नाम भी याद रखेंगे। डायरेक्ट पूछा था कि नर्तकी नटराज किससे संबंधित है, तो ये भी भरतनाट्यम से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या है? तो मैं नरेंद्र नाथ दत्त है। विवेकानंद साहब शिकागो में भाषण कब दिए थे? 1893 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किए थे? 1897 में। ठीक है, विवेकानंद की किताब द ईस्ट द वेस्ट प्रमुख है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अनुच्छेद 61 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति पर महाभियोग। महाभियोग क्या होता है? राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया है ना। मैंने राष्ट्रपति संबंधित आर्टिकल आपको 52 से 61 तक डायरेक्ट बताया है। पकानी कोका दुओ दशम, इससे क्या होती है भाई? राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल है 52 से लेकर 61 इन वर्ड में आपको बैठ जाता है। जैसे प से पद, का से कार्यपालिका का प्रधान, नी से निर्वाचन पद्धति में जो होती है भाई उनकी राष्ट्रपति की निर्वाचन कौन कौन भाग लेते हैं, है ना, ये सब है ना। तो इस प्रकार से बैठा देना है भाई पकानी कोका दुओ दशम में। ठीक है, अनुच्छेद 123 का संबंध क्या? राष्ट्रपति के अध्यादेश से। अनुच्छेद 213 राज्यपाल के अध्यादेश। मैंने अभी भी कहा एक वर्ड को इंटरचेंज कर देना है। 123 में 2 को पहले लिख दो तो 213 हो जाएगा। तो 213 जो है गवर्नर की अध्यादेश होती है और 123 जो है ये प्रेसिडेंट की अध्यादेश होती है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना है। उसी प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट का जो गठन है ना सेम है। देखिए 124 आपका सुप्रीम कोर्ट की गठन से संबंधित है और 214 आपका हाई कोर्ट से। इसमें भी मैंने कहा कि भाई एक वर्ड आप चेंज कर दो, इस 2 को पहले लिख दो तो 214 हो गया जी, है ना। तो कई बहुत सारे चीज दिमाग लगाने के लिए अब आप जो है याद रख सकते हैं अपने हिसाब से। इसके अलावा अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति से और 153 राज्यपाल से भी बताया था। राज्यपाल की जो क्षमादान है और राष्ट्रपति की जो क्षमादान है ये भी बात हमने कर लिया था। मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल के विजेता कौन है? तो विक्टर एक्सलेसन है। कौन है? विक्टर एक्सलेसन। ठीक है, ये करंट है 23 में। आप एग्जाम जुलाई में देने जा रहे हैं तो 100% पूछा जाएगा। महिला एकल के विजेता कौन है? अकाने यामागुची। मलेशिया ओपन बैडमिंटन की प्रतियोगिता, ये बात ध्यान रखेंगे। इंडिया ओपन 2023 में पुरुष एकल के विजेता कुलाम्बुत बिदसिंध है जो थाईलैंड के रहने वाले हैं। ठीक है, और इंडिया ओपन बैडमिंटन जो हुआ है 2023 में कहां हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। नई दिल्ली में काफी सारे चीज हुए हैं और उड़ीसा में भी काफी सारे चीज हुए हैं। उड़ीसा में जो है हॉकी वर्ल्ड कप सबसे फेमस हुआ है, जिससे कल एक आईसीआर में क्वेश्चन भी पूछा गया था। उड़ीसा में जो है किस स्टेडियम में हुआ है मतलब हॉकी का जो खेल है ये आपका बिरसा मुंडा स्टेडियम राउरकेला और कलिंगा स्टेडियम जो है आपका भुवनेश्वर में हुआ है। ठीक है, दोनों बात ध्यान रखेंगे। हॉकी वर्ल्ड कप के विजेता जर्मनी रहे थे। ठीक है, दिल्ली में कोई बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुआ महिला वाला, है ना, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और सबसे इंपोर्टेंट विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 कहां पे हुआ है? तो अमेरिका के ओरेगन में हुआ है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। अभी अभी नीरज चोपड़ा डायमंड लीग जीत गया है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसी साल वर्ल्ड कप कहां पे होगा? इंडिया के अंदर होगा, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। 2027 में वर्ल्ड कप कहां होगा? अगला वाला 50 ओवर वाला, तो साउथ अफ्रीका, नामीबिया और आपका जिम्बाब्वे में होगा, तो ये बात भी ध्यान रखना है। इसी साल आपका 2023 में महिला वाला फीफा होगा, ये कहां पे होगा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर होगा, ये बात भी ध्यान रखना है। आगामी साल 2024 में T20 महिला वाला वर्ल्ड कप होगा, ये कहां पे होगा? तो बांग्लादेश के अंदर होगा, ये बात भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सभी के सभी बातों को ध्यान रखना ही होगा, है ना। इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? देखिए लिटरेसी रेट आपको याद तो करना ही करना है, लेकिन मेल और फीमेल का अलग अलग भी याद करना है। ठीक है, तभी काम बनेगा। तो भाई लिटरेसी रेट 74.04 है, मेल का 82.14 है और फीमेल का 65.46 है। सबसे अधिक साक्षरता कहां की है? तो केरल की है ना। और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक साक्षरता तो लक्षद्वीप की है। हाँ, लक्षद्वीप की है। ठीक है, लक्षद्वीप कितना है भाई? 91.6%। और केरल की कितनी मानी गई थी? 94%। तो ओवरऑल किसकी ज्यादा हुई? केरल की। सबसे कम साक्षरता बिहार की है ना। और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम साक्षरता आप लोग को मैंने परसों बताया था, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना है। ठीक है, इसके अलावा सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ की भाई? केरला की। सबसे कम कहाँ की है? हरियाणा की, है ना। केंद्र शासित प्रदेश में जो दमन और दीव है ना, वहां की सबसे कम लिंगानुपात है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। दमन और दीव जो है यहाँ पे सबसे कम लिंगानुपात है, ये बात भी ध्यान रखना है। सबसे अधिक लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश में पुदुचेरी का है, ये बात भी ध्यान रखना है। सबसे अधिक जनघनत्व जो है बिहार का है और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली की है सबसे अधिक जनघनत्व, ये बात भी ध्यान रखना है। सबसे कम जनघनत्व अरुणाचल प्रदेश के 17 व्यक्ति पर किलोमीटर, है ना। सबसे अधिक जनसंख्या यूपी की है, सबसे कम
बेगम सिक्किम की है ना। इस प्रकार से अकबर के शासनकाल के दौरान उनके दरबारी दासबंद किसके लिए प्रसिद्ध था? दासबंद। तो भैया ये चित्रकारी से दासावन इनका नाम था एक्चुअली, दासबंद भी लिख देते हैं एसएससी, है ना। एसएससी आपको हिंदी थोड़ा बरगला के देते हैं ताकि आप कंफ्यूज करके छोड़ के भागो, है ना, लेकिन ऐसा करना नहीं है। अगर कभी ऐसा हो जाए तो इंग्लिश वाला फॉन्ट देख लेना एक बार, है ना। तो ये चित्रकारी संबंधित है भाई, कौन? दसावन, है ना। अकबर के शासनकाल को मुगल वंश का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा आईने अकबरी के लेखक कौन है, या फिर अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल है। मैंने नामा पर बहुत सारे किताब बताया, ध्यान रखेंगे, आजकल नामा काफी चल रहे हैं। अकबरनामा अबुल फजल, बाबरनामा बाबर, शाहनामा फिरदौसी, है ना, जंगलनामा अमिताभ घोष, इसके अलावा बाबरनामा हुमायूंनामा गुलबदन बेगम। तो इतने जरूर ध्यान रखें, आपको काम आएगा, ठीक है। इसके अलावा पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1556 में। किसके किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच। अकबर विजय हो गए थे। अकबर पहला राज्याभिषेक कहां पर करवाया था? कलनौर में। कितने साल की उम्र में? 13 साल की उम्र में। अकबर के प्रारंभिक दिनों के रिजेंट कौन थे? बैरम खां। कौन थे? बैरम खां, ठीक है। 10 साला बंदोबस्त किसने लगवाया था? तो ये बात भी जो है आपको ध्यान रखना है, टोडरमल, ठीक है। इसके अलावा अकबर के दरबार में तानसेन रहते थे, है ना। तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा दिया जाता है, तानसेन सम्मान। तानसेन का जो ओरिजिनल नाम था रामतनु पांडे था, है ना। इसके अलावा जो अकबर से और भी जुड़े हुए चीज हैं, जैसे आपका फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना बनवाए थे, बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाए थे, तो ये सब जो है अकबर से जुड़ा हुआ जो है कृत्य है। इसके अलावा महान वैष्णव संत, है ना, एवं सुधार महापुरुष शंकरदेव निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली की शुरुआत की? सतरिया। कहाँ की भाई? असम की। ये भी शास्त्रीय नृत्य है। डायरेक्ट इससे यही पूछता है कि सतरिया नृत्य, आज तक कैरेक्टर नहीं पूछा, बस ये पूछता है कि भाई ये जो है किस मतलब किससे प्रेरित है, तो आपको बताना है वैष्णव आंदोलन से। और शुरुआत करने का श्रेय किसे है? वैष्णव संत श्री शंकरदेव को, ठीक है। इसके अलावा भारत में तांबा उत्खनन के लिए क्या प्रसिद्ध है? तो भैया खेतरी। खेतरी कहां पे भाई? तो ये आपका आरजे राजस्थान के अंदर है। लेकिन तांबा में वर्तमान में सबसे ज्यादा उत्खनन कौन कर रहा है? तो एमपी कर रहा है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। खेतरी राजस्थान में है। पन्ना हीरा उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है, ये कहां पे? मध्य प्रदेश के अंदर है। कद्रमुख लौह खान कहां पे है? तो ये कर्नाटक के अंदर है। बादाम पहाड़ी कहां पे? उड़ीसा के अंदर। आजकल उड़ीसा ही सबसे ज्यादा लौह का उत्पादन इंडिया में कर रहा है ना। बैलाडीला कहां पे किस चीज लिए है? तो लौह के लिए है। जादूगोरा किस लिए है? तो यूरेनियम के लिए है, झारखंड में। ये कोलार क्या है, किस लिए है? तो स्वर्ण के लिए है। केजीएफ पिक्चर आपने देखा होगा। इसके अलावा रानीगंज कोयला क्षेत्र कहां पे है? तो ये झरिया के अंदर स्थित है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। डिगबोई तेल क्षेत्र कहां पे है? तो असम के अंदर है। एसवारिया तेल क्षेत्र कहां पे है? तो राजस्थान के अंदर है। मंगला तेल क्षेत्र कहां पे है? तो राजस्थान के अंदर है ना। तो ये सब जो है आपका ध्यान रखना। अंकलेश्वर गुजरात के अंदर है। ये सभी पूछे जाते हैं जी एग्जाम के अंदर, है ना। इसके अलावा अनुच्छेद 243 का संबंध किससे है? भैया पंचायती राज व्यवस्था संबंधी अनुच्छेद 243। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत के गठन से है। और अनुच्छेद 243 जो है ना, इसमें क्या फर्क है? तो इसमें यह फर्क है कि इसमें पंचायती राज और नगर निगम की विस्तृत जो है आपका चीजों को रखा गया है, और ग्राम पंचायत के गठन जो है ये सिर्फ बात सिंपली 40 में कहा गया है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो विस्तृत फॉर्म कहां मिलेगा? 243 में। 243 कोई एक आर्टिकल नहीं है, ग्रुप ऑफ आर्टिकल है, ठीक है। इसमें जो है 243 में 29 विषय को शामिल किया गया है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। 29 विषय को 243 में शामिल किया गया है। देखिए पंचायत का जो भाग है ये 9 है, भाग 9 है पंचायत का, और 11वीं अनुसूची है, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, 11वीं अनुसूची है पंचायत से संबंधित, और भाग 9 है पंचायत से संबंधित। मैंने कहा था कि भाग 9 का ए जो है ये नगर निगम से संबंधित है, और 12वीं अनुसूची नगर निगम से संबंधित है। तो बहुत अच्छा बात है। ग्राम जो गांव को जो है ज्यादा महत्ता दिया है। गांव बड़ा भाई है, छोटा भाई कौन है? नगर निगम है। नगर निगम वाला 9 से 9 के बड़का 9 का ए, और 11 से बड़का 12। तो 9 का ए और 12 किसके लिए जो है रखा गया है? तो नगर निगम के लिए। अब भाग 9 और आपका अनुसूची जो है आपका 11 किसके लिए है? ग्राम पंचायत के लिए। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। वर्तमान में पंचायती राज मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। और इस पे का मंत्रालय है, मतलब जो मुख्यालय है राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान का, ये कहां पे है? हैदराबाद के अंदर स्थित है, ठीक है। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 1959। कहां से? राजस्थान के नागौर से। इसके अलावा अशोक मेहता, बलवंत मेहता, अनिल सिंघवी समिति, ये सब किससे संबंधित है? पंचायती से। भारत में कृषि जनगणना कितने साल के अंतराल पे होती है? 5 साल के अंतराल पे। आदमी वाला जनगणना 10 साल के अंतराल पे। और पेड़ पौधे के संरक्षण 2 सालों पर, है ना। तो ये सब बात ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा जो है हमारा इसका आयोजन कृषि सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग के द्वारा किया जाता है। क्या? कृषि जनगणना, ठीक है। वनों की जनगणना 2 वर्षों पे, मैंने ये बताया। जनगणना जो है 10 साल के अंतराल पे हमारा होता है, 1881 से रिपन के समय से, ठीक है। पहली बार 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के समय में,
ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, डेक्कन के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में मराठा द्वारा वसूली जाने वाली भू राजस्व के 25% क्या कहा जाता है ना। मैंने ये क्वेश्चन अभी हाल में भी कराया है, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं यहाँ पे रखा है। इसे चौथ कहा जाता है ना। चौथ, चौथ मतलब 1/4 होता है, 25% होता है। आपको मालूम होगा कि मराठे साम्राज्य के काल में चौथ और सरदेशमुखी ये दो टैक्स लिए जाते थे। तो टैक्स की प्रकार है, सरदेशमुखी जो है ये चौथ के अलावा ली जाने वाली 10% अतिरिक्त टैक्स का फॉर्म था, है ना। शिवाजी और जयसिंह के बीच में कौन सा संधि हुआ? पुरंदर की संधि, है ना। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो शिवाजी। और दूसरी संस्थापक की बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? बालाजी विश्वनाथ। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो आपका शिवाजी से संबंधित और क्या था भाई? एक सेकेंड। मराठा साम्राज्य में, हाँ, पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। नरेंद्र मोदी ने कोप 26 में 2030 तक भारत में कितना गैर जीवाश्म ईंधन उत्पादन की लक्ष्य रखी है? कोप 26 जो ग्लासगो में हुआ था, है ना, तो वहां पर नरेंद्र मोदी साहब ने कमिटमेंट किए थे कि हम 2030 तक गैर जीवाश्म मतलब समझ रहे हैं कि कोयला के इतर, क्योंकि कोयला जो है जीवाश्मीय ईंधन है ना, जीवाश्मीय ईंधन है आपका कोयला, है ना। तो भाई इनसे दूर मैं मतलब जो बिजली का प्रोड्यूस करूंगा वो कितना कर लूंगा? तो भाई कोयला इतर जो बिजली की प्रोड्यूस की उन्होंने लक्ष्य रखी थी 500 गीगावाट, है ना, 500 गीगावाट है, GW है, ठीक है। तो भैया ये इनका आंसर हो गया। इसके अलावा यहाँ से करंट सेक्शन से एक क्वेश्चन बनेगा आपका कि जो कोप 28 होगा ये कहाँ पे होगा, है ना। देखिए मैंने बताया था कि पनबिजली जो है 7 से 8% इंडिया के अंदर, यहाँ पे लिखा है। कोप 26 आपका ग्लासगो में हुआ था, कोप 27 आपका मिस्र यानी इजिप्ट में हुआ था, और कोप 28 जो है ये आपका UAE में होंगे, है ना। तो ये करंट सेक्शन से क्वेश्चन है कोप 28 के लिए, इसे भी रखिएगा ध्यान, है ना। तो दोस्तों मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। और एक इंपॉर्टेंट बात कि जो मैं TCS की सीरीज चला रहा हूं, है ना, उसके लिए हमने पीडीएफ का 25 रुपीज रखा है। इस 25 रुपीज के अंदर आपको क्या मिलता है? 57 क्लास की पीडीएफ मिलेगी, और हर पीडीएफ जो है, जैसे आज शाम को जो क्लास आएगी 9 तारीख वाली, उसकी पीडीएफ आज ही मिलेगी। कल 10 का आएगा तो कल एक पीडीएफ मिलेगा, है ना। अब तक जो है आपको 8 पीडीएफ दे चुका हूं, मैंने 8 क्लास लिया हूं उनका, है ना। उनके लिए जो प्ले लिस्ट है, बहुत सारे बच्चे प्ले लिस्ट नहीं मिलता है, तो प्ले लिस्ट का नाम है भाई TCS ट्रेंडिंग जीके, TCS ट्रेंडिंग जीके प्लेलिस्ट। इस प्रकार से जो है आपका प्लेलिस्ट का नाम है, जो एसएससी के सारे एग्जाम, साथ ही साथ जहां भी आपके इंडिया में कोई भी कंपिटेटिव एग्जाम के जीके जीएस पूछा जाएगा वहां पे काम आएगा। मैं तो आप लोगों से यही कहूंगा कि इस 25 रुपए की मोह में ना पड़ो। जब एग्जाम दे के आओगे ना, तो ये 25 रुपया आपके लिए 2.5 लाख में बदल चुका होगा जी, ठीक है, समझ रहे हो। तो इस 25 रुपए में अभी ना फंसो कि 25 रुपए देना पड़ रहा है। मैं सिर्फ इसलिए रखा हूं कि बच्चे 25 रुपए अगर खर्च कर देंगे अपने पढ़ाई के ऊपर, तो मुझे लगता है कि थोड़ा कंसस हो जाएंगे कि भाई मैंने पैसा खर्च किया है, मुझे पढ़ना है ना। नहीं तो फी लेने वाले तो भाई 25-25 हजार ले रहे हैं सेम कंटेंट का, और मैं अब मैं अपनी ही पढ़ाई क्या करूं, जाने दो, हटाओ। मैं सिर्फ आपको बता चाह रहा हूं कि भाई आपको अच्छी आपके लिए बनाई गई है, आप 25 रुपया में लेने चाहते हैं तो ले लीजिए, अन्यथा आपको अगर क्लास से समझ में आ जाता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे निःशुल्क ही मिलेगी, जिसकी आपने अभी क्लास देखा है।